Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to lay report the Lok Sabha sitting held on the 29th of July 2021 passed 1. The Airport Economic Regulatory Authority of India Amendment Bill 2021 and 2. The Inland Vessels Bill 2021. I lay a copy each of the said bills on the table. Reports of the Joint Committee on Office of Profit, Dr. Sasmit Patra. Sir, I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the first, second and third reports of the Joint Committee on Office of Profit. Statement by Minister Sri Ashwini Kumar Choube. You just read. Not there. Sri Bhagwat. आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्य सूची के क्रम संख्या 1 पर उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2021-22 के संबंध में और पोषण 2 के संदर्भ में पोषण 2 हाल ही में बजट में प्रनाउंस हुआ है, जिसके अंतर्गत बिहार में और राज्य भर में हर जिले में हर आंगनबाड़ी के माध्यम से हर गर्भवती, लैक्टेटिंग और महिला और साथ ही बच्चों के न्यूट्रिशनल सपोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिसमें माननीय सांसद के क्षेत्र की हर बहन उसके लिए लाभार्थी बनी है, चिन्हित हुई है। माननीय महोदय अध्यक्ष जी, आपके दिशा निर्देश के अनुसार दिशा की मीटिंग में विशेष सभी सांसदों से आग्रह किया गया है कि वो अपने क्षेत्र में पोषण अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसकी समीक्षा कर सकते हैं। अगर कोई चुनौती है और समाधान है तो उनको भारत सरकार की मदद की अथवा किसी और सहयोग की जरूरत है, वो सहयोग देने के लिए हम सब समर्पित हैं। और जहां तक कि महोदय सांसद महोदय ने पूछा है विषय नारी अदालत का, वो भी मिशन शक्ति का ही एक अभिन्न अंग बनेगा। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने भी अपना समर्थन इस विषय को दिया है। श्रीमती नवनीत राणा। भारत सरकार की गाइडलाइन जो 13 जून 2021 को जारी गई थी, जिसका गैजेट नोटिफिकेशन जुलाई में निकला है, उस गाइडलाइंस का पालन सभी राज्य सरकार नहीं कर रही हैं। कृपया मंत्री ये बताएं कि कृपया करके कौन कौन सी राज्य इन गाइडलाइंस का पालन कर रही हैं और कौन कौन सी राज्य सरकार इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही हैं। और अगर ये गाइडलाइंस का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही हैं तो वो राज्य सरकार के ऊपर हम केंद्र सरकार के जो 50% हिस्सेदारी है उन राज्य सरकारों पे हम क्या कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ मंत्री महोदय, कोरोना के पीरियड में जो महिलाएं अकेली रह गई हैं, जिनका पालन पोषण करने वाले ऐसे पुरुष जो नहीं रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ हो गए हैं इस कोरोना के पीरियड में, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई योजना आ रही है। धन्यवाद। मैं प्रफुल्लित हूँ महोदय कि सांसद महोदया ने प्रश्न महिला शक्ति केंद्र का था, लेकिन विस्तृत जानकारी पूरे मंत्रालय के बारे में मांग डाली है। विषय गाइडलाइन का है महोदय, लेकिन गाइडलाइन जून में नहीं, जनवरी 2021 13 जनवरी को प्रेषित की गई। हमने इन गाइडलाइंस के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को पोषण के संदर्भ में और ICDS और आंगनबाड़ी के संदर्भ में आग्रह किया कि आप GFR रूल्स और विजिलेंस रूल्स और गाइडलाइंस के अंतर्गत पौष्टिक आहार का वितरण करें, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल हो, FSSAI के लैब से हमारे खाने की टेस्टिंग हो और एक सुदृढ़ व्यवस्था राज्यों को बनाने का हमने आदेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किया है। राज्य सरकारों के साथ सतत हम इस चर्चा में रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रिशनल कमेटी बनाए और उसके अंतर्गत काम करें। लेकिन महोदय, आपके माध्यम से सदन में हर सांसद से मैं आग्रह करना चाहती हूँ, उनके जिले में अगर 13 जनवरी 2021 की गाइडलाइन के अंतर्गत काम नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से मेरे विभाग को सूचित करें ताकि हम वो विषय उस संबंधित राज्य सरकार के साथ उठा सकें। हो गया। श्री जगदम्बिका पाल जी। माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तार से अपने मंत्रालय के बारे में दिया है और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से
20 लाख तक के कोलेटरल 267 has been allowed for the past 5 years. I strongly believe that the rule still exists in the rule book and kindly allow us to discuss on 267. Right, Shukenji. You made your point. We have to discuss it also. And we meet the GPC or whatever it is, because 267 was rarely used. Now I am receiving 10, 15, 267 notices every day, and then on different issues. If the House has to be adjourned on those, adjourned, I want the House to function and discuss the issues. That's why there's difference of opinion. We will say it. Sri Jirava, Sri Viswambara Prasad, Jirava, please. The House is adjourned to meet at 12. भारत के संविधान में करने के पीछे एक कारण ये भी था कि इसकी एक लिमिटेशन थी ज्योग्राफिकल। हमारा ये संकल्प है कि महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए भारत सरकार देश के हर जिले में अपना कार्यक्रम चलाए। उसके लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत हम हर जिले के प्रशासन को जो हैंड्स ऑन डेक चाहिए, चाहे वो टेक्निकल लोग हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज हो, ये सारे रिसोर्सेज उपलब्ध कराने की मंशा रखते हैं। लेकिन महोदय, ये भी कहना उचित होगा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण मात्र मेरे मंत्रालय तक सीमित नहीं है। आपकी अनुमति से मैं ये कहना चाहूंगी कि आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो जगदम्बिका पाल जी ने प्रश्न किया, आपकी जो कमिटी फंक्शनल होनी चाहिए वो हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल है, लेकिन भारत सरकार ने अब तक जनधन योजना के माध्यम से राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 22 करोड़ 80 लाख महिलाओं का बैंक का खाता खोला। आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल रही। स्टैंड अप इंडिया में जिसमें 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, उसमें भारत सरकार ने जब विशेष महिलाओं को लोन देने की बात की तो 81% लोन स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं को गए। मुद्रा योजना का एक ऐतिहासिक जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया, उसके माध्यम से देश में 17 करोड़ 60 लाख बहनों को मुद्रा योजना का लाभ मिला। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को 20 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन देने का काम मोदी सरकार ने किया। और स्पीकर साहब, आप बार बार इस बात का उल्लेख करते रहे कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। यही मंशा माननीय प्रधानमंत्री जी की रही। साल 2019-20 में मनरेगा में 104 करोड़ पर्सन डेज से ज्यादा का काम मात्र और मात्र देश की महिलाओं ने किया। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण मोदी सरकार का एक सामूहिक संकल्प है, जिसमें हर विभाग, हर मंत्रालय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। सर, मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों हाउस में डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इम्पोर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज। जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तैयार होता है, उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। सरकार भी नहीं चाहते कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। सरकार का मत बहुत स्पष्ट है, वी डोंट वांट टू पास द बिल विदाउट डिस्कशन एंड देयर आर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, देयर आर सो मेनी इश्यूज which are directly related to the poor people of India. Let them raise the issue, let them suggest. Government is ready for discussion, but most unfortunately they are not allowing the parliament to run, and the question hour is the right of the members. All more than 350 members want the question hour. Despite of that, behaving like this, it is most unfortunate. I once again appeal, whatever is decided in the first BSc and under your leadership and your guidance, whatever you suggest, government is ready for the discussion, and IT minister has given detailed statement. This is a totally non-issue, non-serious issue also. Kindly allow the house to function. Question number 162, Sri Adal Prabhakar Reddy.
Sir, question number 162. मंत्री जी Sir, Honorable Speaker, sir, whether there are ongoing trials of scientific studies regarding the safety of Ayush 64 in cases of pregnant or lactating women, if so, details thereof. Whether the government has plans to introduce and promote Ayush 64 internationally गिरीश जी, through platforms. माननीय सदस्य गिरीश जी, नो, गलत, ऐसा नहीं कर. Platforms such as BRICS, cooperation in traditional medicines, if so, details thereof. Thank you. Speaker, sir. Honorable members, as whatever question he has raised in his reply, I'd like to let him know that all being taken into the scientific studies and research, now this is confirmed that Ayush 64 is one of the most important medicine which can protect human life, and even during the COVID-19 pandemic, whatever experiment has been already conducted, it has been proved that it is beneficial for the human health. Thank you. श्री बेलाना चंद्रशेखर. Honorable Speaker, sir, thank you very much. This is my supplementary question. Whether it is fact that the usage of I-64 formulation has shown a early recovery, shortened duration of hospital stay, etc. If so, the details thereof. Whether it is fact that there are still bottlenecks, production and distribution of ice. Respected. So, ruckus continuing in the Lok Sabha, Rajya Sabha amidst the ruckus has been adjourned till 12 o'clock in Lok Sabha. Of course, despite sloganeering by the members of parliament from opposition, at least the proceedings are going on, but we'll have to see till when it will really continue like this. At 12 o'clock, of course, we know that there's going to be a discussion on the issue of coronavirus pandemic. Let's straight away now go across to my colleague Mohit Sharma joining us on the broadcast this morning. Mohit, opposition continues to demand a discussion on Pegasus, continues to demand a probe on the Pegasus issue, but it seems that centre is in no mood to concede, isn't it? Well, absolutely. The opposition has been very clear, Hina. They've come on record on multiple occasions and gone on to say that they want a proper discussion to be held on Pegasus, and the reply they ask for is from either the Home Minister or the Prime Minister, and that is something that where the entire issue really gets murkier. The government is maintaining that they've already given out a statement that they wanted to, and the IT Minister had in fact not just made a statement in the Lok Sabha but in the Rajya Sabha as well. And in the Rajya Sabha, we saw what really came about of that statement. It was snatched, it was torn, it was flung at the speaker himself. So clearly, that is something that has essentially been happening. But the point of order continues that the opposition parties have been demanding a proper discussion on this entire matter. They say that until and unless the first issue, that is the Pegasus, is discussed, there is absolutely no point in taking this, this entire monsoon session forward. And that's precisely why we've seen almost half of the session completely washed off. 9th day today, and the uproar still continues. So it is all clear, and the indication is very clear that the opposition wants a discussion on Pegasus first and foremost. Other issues, following that, on which the opposition has been demanding a discussion, remain the inflation as well as the agrarian crisis, which they say has only escalated over the past 8 months. And until and unless there can be a proper discussion on these, the opposition has maintained that there cannot be a proper functioning of the parliament which can be allowed. And hence we've seen the uproar continue. Several
of these MPs, have even come out and given a statement that Pegasus is a national issue. It's a national security issue right now. Several of these journalists, several of the political party leaders, several of the MPs, and the names of the ministers themselves have surfaced in these reports, clearly indicative of how important it is to discuss this matter, and they in fact have gone on to ask a simple question, that whether Government of India did purchase Pegasus ever or not. A simple answer they seek is in complete affirmation or in denial on the floor of the House, and they say nothing else would really do.